स्वागत है आप सभी लोगों का डायमंड एजुकेशन अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इससे पहले की वीडियो में उसके थियरी को कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम अब न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। और आप लोग जानते ही हैं कि परीक्षा में जितना थियरी इम्पोर्टेंट है उतना न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट है। तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला न्यूमेरिकल। कहा गया किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब हम लोग दर्पण का क्वेश्चन लगाते हैं तो आप लोग याद रखिएगा कि हमको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। हमको आ रहा जो दर्पण का फार्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/u होता है। यानी हमको दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, अगर इन तीनों चीज़ों में से अगर हमको कोई 2 चीज़ें पता हैं, कोई 2 मान, तो हम आसानी से तीसरा मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और एक चीज़, हाँ, आप लोग ये जानिएगा, एक संबंध होता है। ये जो आपका वक्रता त्रिज्या है और ये फोकस दूरी है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है। जो ये आपकी वक्रता त्रिज्या होती है वो आपकी फोकस दूरी की क्या होती है? 2 गुनी होती है। जो आपकी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है? 2 गुनी होती है। तो अगर आपको कह दिया जाए r बराबर क्या होता है? 2f। अगर आपको f का मान निकालना है तो r इधर बटा में हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। यह फार्मूला आपके बहुत से क्वेश्चन में आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए कि जो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की क्या होती है? 2 गुनी होती है। ये इसमें संबंध भी होता है। कभी कभी एक नंबर में पूछ दिया जाता है कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी की क्या होती है? 2 गुनी है। माना वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी स्मॉल f हो तो r बराबर 2f या f बराबर क्या हो जाएगा? r/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। इसका उपयोग हमको इस सवाल में मिलेगा करने के लिए। तो पहला दिया गया है कि, और हाँ, एक बात और ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो दर्पण की जब बात करेगा तो इसमें किस दर्पण की बात की गई है? तो इसमें उत्तल दर्पण की बात की गई है। उत्तल दर्पण में आपको क्या पता है कि उत्तल दर्पण की जो भी फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। अगर यहाँ पे अवतल दर्पण की बात किया जाएगा तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इस चीज़ का आप लोग केयर करिएगा। इस चीज़ को आपने देखा भी होगा, जब इसी पीछे बताया गया था जो प्रतिबिंब की स्थिति बनने वाली थी उसमें सब भी आपको बताया गया था कि क्या किसमें धनात्मक होगी, क्या ऋणात्मक होगी। चिन्ह परिपाटी में भी आपको समझाया गया था। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो चिन्ह परिपाटी वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग, उसमें आपको सब पूरा क्लियरली बताया गया है। तो देखते हैं, सवाल स्टार्ट किया जाए। तो पहले में कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो हमें भी लिख देंगे उत्तल दर्पण के लिए। अब हम जितने भी मैटर यहाँ पे करेंगे किसके लिए लिखेंगे? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में हमको क्या पता है? किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया? 3 मीटर है। यानी आपको पता है कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है? 3 मीटर है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बराबर कितना हो गया? 3 मीटर। हमको R की तो कोई आवश्यकता है नहीं, हमको फार्मूले में क्या चाहिए? स्मॉल f चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि f बराबर क्या होता है? r/2। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं f हमारा क्या है? फोकस दूरी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोकस दूरी स्मॉल f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। r का मान कितना है? 3/2, यानी हो जाएगा 3/2 मीटर। इसको यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, अच्छा, अब आगे क्या बताया गया है कि यदि एक बस इस दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी आपको वस्तु की दूरी पता चल गई। देखिए, दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो लिखेंगे
वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु आपकी क्या है, बस है, वस्तु आपकी क्या है, बस है। तो वस्तु की दूरी, और आपको पता होगा कि वस्तु की दूरी को किससे हम व्यक्त करते हैं, स्मॉल यू से। स्मॉल यू बराबर हमारा कितना था, 5 मीटर। और हाँ, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, याद सुनिएगा ध्यानपूर्वक, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पणों के लिए वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आप दो चीज़ क्लियर कर चुके हैं। पहला वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब इसमें चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल हो, यानी u का जो भी मान हमारा होगा वह कैसा पाया जाएगा, ऋणात्मक पाया जाएगा। समझिएगा कि वस्तु की दूरी में वस्तु की जो दूरी होती है, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल हो, हमेशा क्या रखेंगे, ऋणात्मक रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो दर्पण से बाएं तरफ होती है और बाएं तरफ की दूरी हम लोग क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। अब बात आती है फोकस दूरी की। फोकस दूरी, अगर यह उत्तल दर्पण रहेगा, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, तो फोकस दूरी हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो इसकी जो भी फोकस दूरी है किस में आई है, धनात्मक में आई है। तो यहाँ पे कोई माइनस के चिन्ह नहीं ना है। अगर यहीं पर उत्तल की जगह हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की जो भी फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या हो, दर्पण के बाएं तरफ होती है। तो इस चीज़ आपको देखिए दो चीज़ क्लियर हो गया, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी। अब प्रतिबिंब जो होता है वह प्रतिबिंब तो न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा कि दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे हमको पता चल गया वस्तु की दूरी। तो पूछा जा रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो लिखना है प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v बराबर हमको यही ज्ञात करना है, और हमको इसकी साइज भी बताना है तथा प्रकृति भी बताना है। तो चलिए उसको बाद में देखा जाएगा। तो हमको इतना चीज़ क्लियर पता चल गया, यह पता चल गया, u पता चल गया, v पता चल गया। तो हम क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र लगा देंगे। लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से हमको क्या पता है, हमको पता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह फार्मूला तो पता ही होगा। तो चलिए सबका मान रख दिया जाए। 1/f का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, 3/2। यह 3/2 हो गया बराबर 1/v, v का मान तो हमको ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u का मान कितना है, -5। ये देखिए 2/बटा में 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 2/3 बराबर 1/v, या प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1/5। हमको v का मान निकालना है, इसको हम इधर भेज देंगे तो इधर आकर यह माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2/3 प्लस 1/5 बराबर क्या होगा, 1/v। 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 5 3 15। और जब इसका हम गुणा करते हैं तो फिर इसके बाद क्या करते हैं, 5 दूना 10 और 3 एक कम 3। देखिए दो भिन्नों का आराम से बहुत आसानी से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे, इसका अगर आपको हल करना है तो इसको 5 3 कितना कर देंगे, 15 कर देंगे। तो 5 दूना 10 कर देंगे, 3 एक कम 3, 10 3 कितना हो जाएगा, 13/15 बराबर क्या हो जाएगा, 1/v। हमको v का मान चाहिए, हम इसको ऊपर करेंगे इसका भी भिन्न पलट जाएगा। तो ये हम इस तरह भी कर सकते हैं, 13 का v में गुणा करेंगे क्या आएगा, 13v बराबर 15 एक कम 15। और फिर उसके बाद जब हमको v का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 15/13। तो आप 13 से भाग कर सकते हैं 15 में, तो भाग एक बार जाएगी आपका, कितना आ गया 2.0, 13 एक कम 13, 7 आ गया, 13 पचे 65। यानी कितना जाएगा, v का जो मान आएगा वह 1.15 मीटर आएगा। और आप एक चीज़ ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जो भी उत्तल दर्पण जो आपका होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे।
कितनी दूरी पर बनेगा? 1.5 मीटर की दूरी पर बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अच्छा, अब हमको लेकिन ये भी बताना है कि प्रतिबिंब की साइज क्या होगी। प्रतिबिंब की साइज बताने के लिए हमको इसका आवर्धन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आवर्धन। तो आइए, आवर्धन बराबर आप लोग जानते भी होंगे, आवर्धन बराबर आप लोग क्या जानते हैं? आवर्धन नियम बराबर क्या होता है? I/O बराबर क्या होता है? -V/U। यह तो आप लोग फार्मूला देखे ही होंगे, बताया गया था कि M बराबर क्या होता है? I/O बराबर -V/U। तो लेकिन आपको देखिए, ना ही I पता है ना ही O पता है, इसको साइड पे कर दीजिए। लेकिन आपको V और U दोनों पता है, तो हम इसकी सहायता से निकालेंगे। तो M बराबर -V/U, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा -V का जो मान आया है वह 1.15/U। U का मान कितना है? -5। देखिए, अगर इन दोनों में से हम कोई एक भी मान रख सकते हैं, ठीक है ना। यह मान हमको पता नहीं, इसलिए हटा देंगे। हमको इसका मान पता है V और U का, तो हम वो V और U के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो M बराबर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 1.15 बटा कितना हो जाएगा? 5। अब 5 से इसमें भाग करनी है 1.15 में, तो दशमलव लगा है, तो दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा कितना? 11। 5 दूना 10, 1 5 5 3 15, यानी 0.23। यानी M बराबर जो आपका आएगा, यहाँ देखिए धनात्मक आएगा, प्लस 0.23। और आपको पता है कि जो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो अब लास्ट स्टेज में आप लिख सकते हैं। और हाँ, आप लोग ये भी देखे होंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? छोटा बनता है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से कितनी दूरी पर? 1.15 मीटर की दूरी पर, 1.15 मीटर की दूरी पर कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा ना। लिखेंगे वस्तु से कितना छोटा बनेगा? 0.23 गुना छोटा बनेगा। वस्तु से 0.23 गुना छोटा बनेगा। यानी ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अगर कहीं आपको ये समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखिएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है? कहा गया है कि कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब मतलब जो आपकी वस्तु होती, ठीक है। तो बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। जो अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखते हैं हम कि इसमें किस दर्पण की बात किया गया है। इसमें अवतल दर्पण की बात किया गया है। किस दर्पण की बात किया गया है? अवतल दर्पण। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अवतल दर्पण के लिए इसमें लिखेंगे मान। तो यह दिया गया है 4.0 सेंटीमीटर साइज, यानी जो वस्तु की लंबाई दिया गया है। क्या दिया गया? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई को आप लोग किससे व्यक्त करते थे? ओ से। तो ओ बराबर कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर है। से किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी दे रखा है, तो फोकस दूरी लिखेंगे, फोकस दूरी
स्मॉल एफ बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। तो देखिएगा उसके पहले अवतल दर्पण था, लेकिन इस बार कौन सा दर्पण है, अवतल है। उससे पहले क्या था, उत्तल था। तो उत्तल में यह फोकस दूरी धनात्मक थी, लेकिन यह अवतल दर्पण में यह फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी वस्तु की दूरी दिया गया है, वस्तु की दूरी किससे व्यक्त करते हैं, u से। u बराबर कितना दिया गया है, -25 सेंटीमीटर। आपको बताया गया है चाहे वस्तु चाहे उत्तल की हो, चाहे दर्पण की हो, उत्तल की हो या अवतल की हो, दोनों में हम लोग वस्तु की दूरी हमेशा क्या रखेंगे, ऋणात्मक रखेंगे। तो पूछा गया दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए ताकि प्रतिबिंब क्या हो, स्पष्ट प्राप्त हो। तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, पर्दे पर ही प्राप्त होगा। जो पर्दे की दूरी होगी वो क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी। लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए तो हम किसका सूत्र लगाएंगे, दर्पण का। चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, सबके लिए फार्मूला एक ही है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी में सब मान को रखेंगे। तो 1/f, f का मान हमको पता है -15, तो 1/-15 बराबर 1/v, v का मान हमको तो नहीं पता है तो हम इसी तरह रहने देंगे, प्लस u का मान हमको पता है -25 है, तो 1/-25 हो जाएगा। तो देखिए यह माइनस सामने चला जाएगा, -15 बराबर 1/v और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो हो जाएगा 1/25। हमको 1/v का मान चाहिए, इसलिए इसको हम पक्षांतर कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1/v बराबर, ये देखिए -1/15 पहले से था, लेकिन ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 15 और 25 को सरल करना है। तो 15 और 25 को सरल करने के लिए इसका हमको एलसीएम पता होना चाहिए। तो 15 और 25 का एलसीएम आप निकाल दीजिएगा। 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 75 आएगा। जब इसको काटेंगे तो कितने बार करेंगे, 15 25 75, 5 बार में जाएगा और उसका एक में गुणा करेंगे क्या आएगा, -5 प्लस, इससे इसमें भाग करेंगे 25 या 75, 2 आएगा यानी 3, 25 या 75। 1/v बराबर -5 और +3 कितना जाएगा, -2/75 आएगा। फिर उसके बाद हमको v का मान चाहिए, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, इधर जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -2v बराबर 75। तो -v बराबर आएगा 75 और बटा में इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2। अगर 75 में 2 से भाग करेंगे तो -v बराबर कितना आएगा, 37.5। तो यह -v, यह जो v है तो इस यह -v नहीं है बल्कि इसका मान माइनस ऋणात्मक होगा, तो क्या हो जाएगा, -37.5। अब आप सोच रहे होंगे तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इसकी जो -v है यानी जो v की जो वैल्यू की वो किस में आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो यानी यह क्या हो गया, -37.5 मीटर, क्या होगा, मीटर। अब माइनस क्या बताता है, माइनस यही बताता है कि यह कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के ही ओर बनेगा, लेकिन दर्पण के क्या बनेगा, सामने। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या रखना है, पर्दा। तो लिखेंगे पर्दे को दर्पण के बाईं ओर का मतलब वही सामने, बाईं ओर दर्पण से कितनी दूरी पर, 37.5 मीटर की दूरी पर रखना होगा। कितनी दूरी पर रखना होगा, 37.5 मीटर की दूरी पर रखना होगा। ये चीज़ तो आपने बता दिया, लेकिन अभी और भी पूछा गया है, जो प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज बताना है कि जो प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा कितना बड़ा प्राप्त होगा, कितना छोटा प्राप्त होगा, हमको ये भी तो बताना है। तो चलिए प्रतिबिंब की साइज के लिए हमको एक चीज़ पता है कि m बराबर क्या, I/O बराबर -v/u होता है। तो लेकिन हमको देखिए क्या क्या पता है, हमको क्या बताना है कि प्रतिबिंब की साइज यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। लेकिन हमको देखिए जब हमको वस्तु की साइज पता रहेगी तो हम प्रतिबिंब की साइज बता सकते हैं कि कितना होगा एग्जैक्टली।
अगर हमको वस्तु की साइज नहीं पता है तो हम सिर्फ यह बता सकते हैं कि उसका कितना गुना बड़ा होगा या कितना गुना छोटा होगा। तो यहाँ पे गुना की बात नहीं, यहाँ पे हमको एग्जैक्टली इसकी साइज पता है कि 4 सेंटीमीटर का है। जब ये 4 सेंटीमीटर का वस्तु है तो हम ये भी एग्जैक्टली बता सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा। अगर यही साइज नहीं दिया रहता तो हम लोग बताते हैं कि प्रतिबिंब मान लीजिए कि इतना गुना छोटा होगा या इतना गुना बड़ा होगा, इस प्रकार से बताया गया। जिससे पहले साल में आपने देखा था तो उसमें क्या है कि वस्तु की साइज नहीं दी गई थी कि वस्तु कितना बड़ा लंबा है या कितना बड़ा है, तो उसमें आपको गुना के रूप में उसने आपका रिप्लाई किया था कि इतना गुना बड़ा होगा या इतना गुना छोटा होगा। इसमें जब वस्तु की साइज पता है तो हम इसका एग्जैक्टली आंसर देंगे। और देखिए I/O हमको O का मान तो पता है, V का भी मान पता है, U का भी मान पता है, हमको I का मान निकालना है, यानी इमेज जो प्रतिबिंब की लंबाई है, तो हम ये हमको हटा देंगे। तो हमारा हो जाएगा I/O बराबर -V/U। तो I/O का मान आपको पता है, O का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे बराबर -V का मान आपने भी निकाला, V का मान कितना है 37.5, कितना है 37.5 आया है। और U का मान आपको कितना पता है, U का मान आपको पता है कि कितना है 25 है, V का मान कितना है 25 है। तो और हम जब U का मान 25 रखेंगे, में रखेंगे 25, और हाँ देखिएगा यह हमारा जो V का मान है वो भी माइनस में ही मिला है। देखिए यह जो एक माइनस है यह क्वेश्चन का माइनस है, ठीक। और V का जो मान है वह -37.5 पहले से मिला है, और बटा U का जो मान है वो -25 है, ठीक है। तो हो जाएगा I/4 बराबर, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या तो यह माइनस माइनस प्लस हो गया फिर यह माइनस हो जाएगा, तो -37.5/25 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका हम इधर देखिए, जब I का मान निकाले तो 4 बटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो I का मान आएगा -37.5 बटा क्या हो जाएगा 25 और गुणे 4। देखिए ये I/4 बराबर क्या हो गया -37.25 था। अब आप देखिए माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, फिर क्या बचा है -37.5/25। अब हमको I का मान चाहिए, इसलिए 4 को जब हम पक्षांतरण करके 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा होगा। तो I बराबर आएगा 37.5 गुणा 4/25। आप चाहे तो आप इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, तो I बराबर जब 4 गुणा करेंगे 5 के 20, 0 7 चौक 28, 2 3 0 3 का 7 12 3 15, 150 बटा कितना आ जाएगा 25 से जब काटेंगे तो 25 से 150 होता तो आ जाएगा -6। और यह प्रतिबिंब तो यह क्या हो जाएगा -6 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब, अभी हम माइनस क्या बताएगा पहले यह जान लीजिए। माइनस सिर्फ आपको ये बताता है कि यह जो बनेगा यह मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो ऋणात्मक आएगा, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनता तो क्या आता धनात्मक आता है। तो सिर्फ यार माइनस यह बताएगा कि यह मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। तो यानी आपको पता चल गया जो प्रतिबिंब होगा उसकी साइज कितना होगी 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर। अच्छा कैसा बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे तथा वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और हम आगे इसके जो क्वेश्चन होंगे इसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस क्वेश्चन को अपने मन से लिखकर लगाने का प्रयास करिएगा। बुक की भी सहायता से इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।